class 10th students, rise and shine. Today we are going to solve question based on higher order thinking skills. These are known as HOTS 2 and these are very important question and answers. These are from the metals and non-metal chapter number 3 in your Strand book, and you can find these question on page number 136. Let's start doing these. Question number 89. An element E form an oxide E2O. An aqueous solution E2O turn red litmus paper blue. तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई एलिमेंट E है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर E2O टाइप का ऑक्साइड बनाता है, और ये जो E2O ऑक्साइड है जब ये एक्वा सॉल्यूशन में है तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देगा. अब ब्लू में टर्न कर देगा तो ब्लू रेड को जो ब्लू में टर्न करते हैं उन सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं जनरली बेसिक सॉल्यूशन. तो ये जो E2O हुआ ये आपका बेसिक ऑक्साइड है. कैसा ऑक्साइड है? दिस इज बेसिक ऑक्साइड. अब ये बेसिक ऑक्साइड है तो हमें ये जानना है कि किस तरह के एलिमेंट्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. तो मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक होती है कैरेक्टर में. कैसी होती है? बेसिक. अब क्वेश्चन के आंसर हम लोग यहाँ देते हैं. क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑक्साइड? तो हम बोलेंगे दिस इज बेसिक ऑक्साइड. क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ द ऑक्साइड इज बेसिक इन कैरेक्टर. उसके बाद आता है कि स्टेट वेदर E इज अ मेटल और नॉन मेटल. ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज गोइंग टू बी अ मेटल. उसके बाद आता है गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एलिमेंट अलाइक E. तो आपको एक एलिमेंट का एग्जांपल देना है, तो आप पोटेशियम लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिख सकते हैं. दिस इज योर चॉइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 90. मेटल ए बर्न इन एयर. कोई मेटल ए है वो एयर के साथ बर्न होती है, मतलब कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है. ऑन हीटिंग इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड A2O3. और जब इसको हीट करते हैं तो ये A2O3 नाम का ऑक्साइड बनाती है. Whereas another metal B burns in air only on strong heating. ये जब हम इसको B को जब बर्न करते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तभी ये क्या बनाती है? BO. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑक्साइड. These two oxide A2O3 and BO can react with hydrochloric acid. ये दोनों ही ऑक्साइड जो हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं. किसके साथ कर सकती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. As well as sodium hydroxide solution to form corresponding salt and water. ये सोडियम क्लोराइड के साथ, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकती है. दोनों ही केस में ये सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करेंगी. दोनों ही केस में ये क्या करेंगी? सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करेंगी. तो बच्चों ये जो दोनों ऑक्साइड्स जो बन रहे हैं, जिनसे बन रहे हैं वो होंगी मेटल, और ऐसी मेटल होंगी जो कि ऐसी मेटल ऑक्साइड्स बना रही हैं जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो बेस की तरह बिहेव करेंगी, और बेस के साथ रिएक्ट करेंगी तो एसिड की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट एंड वाटर बना रही हैं. तो ये ऑक्साइड होंगी एम्फोटेरिक ऑक्साइड. कैसी होंगी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्योंकि जो एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करती हैं और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करती हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं. तो वो दो मेटल हैं, जिंक एंड एल्युमिनियम. लेट्स सी व्हाट इज द नेचर ऑफ A2O3. A2O3 का नेचर कैसा है? कैसा ऑक्साइड है? तो दिस इज गोइंग टू बी एम्फोटेरिक ऑक्साइड. उसके बाद आता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑक्साइड BO. तो BO का भी नेचर कैसा होगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड. नेम वन मेटल लाइक A. आपको एक मेटल का नाम बताना है जो कि A की तरह होगी. एक्चुअली यहाँ पे M नहीं है, यहाँ पे A है, और जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट करने पे इजीली बना लेती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करनी पड़ती. ऐसी मेटल का नाम है एल्युमिनियम. तो A का नाम होगा एल्युमिनियम, और जिंक को जब स्ट्रॉन्ग हीट करते तभी वो जिंक ऑक्साइड बनाती है, तो B का नाम यहाँ पे जिंक होगा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 91. अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें. नाउ क्वेश्चन नंबर 91. एन एलिमेंट X फॉर्म टू ऑक्साइड X एंड XO2. कोई एलिमेंट है
आपका X ये दो ऑक्साइड बना रहा है, XO बना रहा है एंड XO2 बना रहा है. द ऑक्साइड XO हैज नो रिएक्शन ऑन लिटमस सॉल्यूशन. इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है लिटमस सॉल्यूशन पे. इसका मतलब ये है कि ना तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा ना बेसिक होगा. ये कैसा होगा, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होने वाला है, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रल ही चीजें ऐसी हैं जिनका लिटमस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता. जबकि XO2 ऐसा है जो कि लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देता है. अब लिटमस सॉल्यूशन को रेड किस तरह के सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है या एसिडिक सॉल्यूशन है, वही करते हैं. तो XO2 आपका एसिडिक ऑक्साइड होने वाला है. और एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, नॉन मेटल. और इसी तरह से न्यूट्रल ऑक्साइड भी आपका नॉन मेटल ही बनाता है. और ये जनरली आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और प्रॉपर सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द एक्सो. एक्सो का नेचर कैसा होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ न्यूट्रल ऑक्साइड. उसके बाद पूछा गया है XO2 का नेचर कैसा होगा, दिस इज गोइंग टू बी एसिडिक ऑक्साइड. उसके बाद पूछा गया है वुड यू कॉल एलिमेंट X अ मेटल और नॉन मेटल, तो आंसर है नॉन मेटल बिकॉज कार्बन इज अ नॉन मेटल. गिव रीजन for your choice. Reason is because they are forming neutral oxide and acetic acid as neutral oxide and acidic oxide, which is shown by the non-metals only. Now D part, can you give an example of the element like X? So this is carbon. This is carbon. आप इसका symbol भी लिख दीजिए C. Now they are asking you state and explain. Question number 92. The reaction if any of the following metal विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जब जो गोल्ड है उसका रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या करवाएंगे तो क्या होगा. बेटा गोल्ड जो होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा, तो हम कहेंगे नो रिएक्शन. उसके बाद ये कॉपर का अगर हम कॉपर सल्फेट से ही करवाएंगे तो दोनों का रिएक्टिविटी सेम है, तो यहाँ पर भी कोई भी रिएक्शन हमको देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे नो रिएक्शन. उसके बाद जिंक का हम लोग कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे, तो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो वो उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देगी और यहाँ बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर आपका अलग हो जाएगा. ठीक है, तो ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो जाएगा. यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है धीरे धीरे फेड हो जाएगा बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल. उसके बाद मरकरी की बात करें, और जब ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो मरकरी इज लेस रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पर भी हमको कोई भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगी. यू कैन सी देयर इज नो रिएक्शन. आफ्टर दैट वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 93. अब हम क्वेश्चन नंबर 93 को लेकर यहाँ पे बात करते हैं. चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 93 भी हम लोग पढ़ लेते हैं. ए पार्ट है गिव द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वन मेटल क्लोराइड एंड वन नॉन मेटल क्लोराइड. आपको नेम भी देना है, फॉर्मूला भी देना है एक मेटल क्लोराइड का, तो हम लेंगे कैल्शियम क्लोराइड. इसका नाम भी लिख देते हैं बिकॉज आपने फॉर्मूला भी बताना है, नेम भी बताना है, तो कैल्शियम क्लोराइड. और अब इन्होंने पूछा है इसी के अंदर ही कि आपको एक नॉन मेटल का भी नाम बताना है उसके क्लोराइड का, तो बेटा वो है आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड. इसका कॉमन नेम तो पाइरीन है, लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं, कार्बन टेट्रा, बिकॉज देयर आर 4 क्लोरीन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड. उसके बाद बी पार्ट आता है स्टेट एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इन विच दीज मेटल क्लोराइड एंड नॉन मेटल क्लोराइड डिफर. आपको वो प्रॉपर्टी बतानी है जिसमें कि आप ये बता पाएंगे कि ये दोनों मेटल क्लोराइड एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. तो हम कह सकते हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ये इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से मिलकर बना है और आयनिक बॉन्ड अपने एक्वस स्टेट में, ऐसे आयनिक कंपाउंड अपने एक्वस स्टेट में और एक्वस स्टेट में मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं आयंस को
लूज करके, मतलब आयंस को देकर। जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपका कोवलेंट बॉन्डिंग से बना है, सो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस ही नहीं दे पाएगा, इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है वाई डू दे डिफर इन देयर प्रॉपर्टी, वो इतने अलग क्यों होते हैं? तो रीजन है दैट मेटल क्लोराइड्स आर आयनिक कंपाउंड, दे आर फॉर्मिंग बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जबकि जो आपके नॉन मेटल क्लोराइड्स हैं दे आर कोवैलेंट कंपाउंड। हम लोग ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग, हाउ दे फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड हाउ दे फॉर्म द मेटेलिक बॉन्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन कह रहा है, ये आपको पेज नंबर 134 पे इजीली अवेलेबल होगा एस चांद बुक में। इन अ सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट, व्हाट इज लेड एसीटेट? PbCH3COO whole twice, this is the lead acetate. A strip of metal was dipped, इसमें एक मेटल का स्ट्रिप को डिप किया जाता है। After some time lead form solution was deposited on the metal strip, जो भी आपका यहाँ पर फॉर्म होगा कंपाउंड, वो क्या होएगा, वो मेटल की स्ट्रिप पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेटल की स्ट्रिप पे आ जाएगा। विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, एम और लेड? तो कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली रिएक्शन हुआ है तो मेटल एम इज मोर रिएक्टिव, मेटल एम इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि स्ट्रिप पे अगर डिपॉजिट आया है तो रिएक्शन हुआ है, दैट्स व्हाई मेटल एम इज मोर रिएक्टिव। अब इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। यहाँ पे दो रिएक्शन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली रिएक्शन में कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्शन हो रहा है, और दूसरे में फेरस सल्फेट भी जिंक से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिएक्शन इंडिकेट विच इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ द जिंक, कॉपर एंड आयरन। यहाँ पर देखिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, और जो जिंक है वो आयरन को कर पा रहा है, तो इस बेसिस पे जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, उससे कम रिएक्टिव आयरन हुआ, और सबसे कम रिएक्टिव कॉपर हुआ। तो यही हमको आंसर यहाँ पर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 96। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट्स सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट अकर, व्हाई नॉट? इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी और क्यों नहीं होगी, ये हमको बताना है। तो बच्चों मैग्नीशियम सल्फेट और जब हम कॉपर की रिएक्शन करवा के देखते हैं तो हम क्या इसमें देखते हैं कि कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है मैग्नीशियम को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, जबकि जो मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। रीजन है कॉपर इज लेस रिएक्टिव मेटल देन मैग्नीशियम। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में हो रहा है, आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट को, तो यस दिस इज पॉसिबल, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस। उसके बाद यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन उसको डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? तो बेटा ये रिएक्शन भी नहीं होगी, बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 97 आता है, इन नेचर मेटल ए फाउंड इन अ फ्री स्टेट। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में जो मेटल ए है वो आपका फ्री स्टेट में मिलता है, माने कि ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई भी कंपाउंड नहीं बना रहा। वाइल बी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, लाइक जो बी है वो कंपाउंड बना पा रहा है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि ये मोर रिएक्टिव है, और एक ऐसा है लेस रिएक्टिव। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरों के साथ कंपाउंड बना लेता है, और ये कैसा है आपका लेस रिएक्टिव है। विच ऑफ दीज टू विल बी नियर टू द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल? तो कौन टॉप पर होगा? तो बी, बिकॉज जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो टॉप पर होता है, जो लेस रिएक्टिव होता है वो सीरीज में नीचे होगा। तो आंसर यहाँ पे बी इज नियरर टू द टॉप रिएक्टिविटी सीरीज सिंस इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल। After that we are question number
98, क्योंकि हॉट्स टोटल 100 है तो हम 98 तक आ चुके हैं। इफ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K रिप्रेजेंट मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, अब ये क्या कर रहे हैं कि A सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और K उससे कम रिएक्टिव है, बीच में धीरे धीरे डिक्रीजिंग होता जा रहा है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। विच वन ऑफ देम इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ फ्री स्टेट, तो इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि फ्री स्टेट में आपको मिलेगी, तो जो सबसे कम रिएक्टिव होगी वही आपको फ्री स्टेट में मिलेगी, तो आंसर है के। तो मेटल के इज गोइंग टू बी लाइकली टू बी अकर इनटू द फ्री स्टेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 आता है, नेम अ मेटल फॉर ईच केस। पहला है आपका ए का पार्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम, ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन पानी को जब आप स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे तब ये उसके साथ रिएक्ट करती है। तो बेटा इसका आंसर है आपका आयरन, ये आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, रिएक्शन को समझना पड़ेगा आपको, तो आंसर इज आयरन। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पार्ट पूछा गया है, इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, ना तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ना वो कोल्ड हो जाए वाटर ना तब रिएक्ट करेगी, और ना ही आप उसको स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो भी रिएक्ट नहीं करेगी, तो बहुत ही कम रिएक्टिविटी होने वाली है इसकी, तो आंसर है आपका गोल्ड, सिंबल है AU। उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट है, व्हेन कैल्शियम मेटल इज एडेड टू वाटर, जब कैल्शियम मेटल को हम वाटर में ऐड करते हैं, द गैस इवॉल्व डज नॉट कैच फायर, तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में H2 लिबरेट होता है। अब ये जो हाइड्रोजन है कैल्शियम के आजू बाजू में बबल के फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। गैस इवॉल्व ऑन एडिंग सोडियम मेटल टू वाटर कैचेस फायर, और अगर हम सोडियम मेटल में जब हम H2 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 लिबरेट होता है, जो कि क्या करता है, ये फायर को कैच कर लेता है और ये जलने लगता है। तो इसके बारे में हमको यहाँ पे बताना है, तो इसका आंसर ये है that more heat is evolved during the reaction of sodium metal, यहाँ पर काफी ज्यादा हीट इवॉल्व हो रही है जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो फायर को कैच कर लेता है, स्टार्ट बर्निंग। On the other hand, less heat is evolved in this reaction where that calcium hydroxide react with the water, यहाँ पे less heat आपका इवॉल्व हो रहा है, इसकी वजह से ये जो कैल्शियम है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीजनिंग आपको तभी पता होगी जब आप रिएक्शन मीन की केमिकल प्रॉपर्टी है जो मेटल्स एंड नॉन मेटल की, उसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लेंगे। Now this is the last question here. A zinc plate was kept in a glass container having copper sulfate solution. एक कंटेनर है उसमें जिंक प्लेट को रखा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। On examine it was found that blue color of the solution getting lighter and lighter because zinc displaces the copper from the copper sulfate solution. After few days, when zinc plate was taken out of the solution, the number of small holes were noticed. अब कुछ बहुत टाइम बाद निकाला तो इसमें नंबर ऑफ होल्स आपको देखे, क्योंकि जिंक इसमें से यूज्ड अप हो गया जिंक सल्फेट बनाने में। स्टेट द रीजन इन गिव केमिकल इक्वेशन इवॉल्व, तो केमिकल इक्वेशन तो हमने यहाँ पे दे दिए, आप इसको सॉलिड लिख लें, इसको एक्वस लिख लें, इसको एक्वस लिख लें और इसको सॉलिड लिख लेते हैं। अब आंसर है द जिंक प्लेट वाज केप्ट इन अ ग्लास कंटेनर हैविंग कॉपर सल्फेट, on examine it was found that blue color of the copper sulfate is getting lighter. After few days when the zinc plate was taken out of the solution, a number of small holes were noticed because क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो गया आपका, जो आपका कॉपर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे जो जिंक थी वो यूज्ड अप होगी जिंक सल्फेट को बनाने में। सो द डिसॉल्विंग ऑफ जिंक मेटल फॉर्म टाइनी होल्स इन द जिंक प्लेट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जिंक सल्फेट। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।